ओके क्लास, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम क्या करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग थ्री मेथड्स, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन देखेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव अ बिगनिंग इन्वेंट्री, सम परचेजेस, देन सेल एंड देन परचेजेस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखें, पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था हमने वहां पे कोई भी डेट मेंशन नहीं की थी एंड वी जस्ट टोल्ड के जी आपने सेल की है। बट यहाँ पे अगर आप देखें हमने यहाँ पे सेल्स की है और यहाँ पे सेल्स हमने की है 28 जनवरी पे। ठीक है, पहले 1 जन पे एक बिगनिंग इन्वेंट्री है, देन 15 जन पे एक परचेज है, देन 18 जन, 24 जन एंड देन 28 जन पे भी हैव अ सेल एंड देन 30 जनवरी पे भी अगेन हैव अ परचेज। अब एक चीज, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, फीफो मेथड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि whenever we are solving via FIFO method, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखें हमने COGS भी कैलकुलेट करना है एंड एंडिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि हमें एक ग्रिड बनाना ज़रूरी है, जो ग्रिड आपके मैंने पिछले आपको रिकॉर्डिंग्स में शो किया था, वही आपको ग्रिड बनाना है। क्या ग्रिड था? सबसे पहला कॉलम था इन्वेंट्री परचेज का, देन आपके पास नेक्स्ट कॉलम था नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नेक्स्ट आपके पास कॉलम था कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एंड लास्ट कॉलम वाज टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। आई होप आपको ये याद होगा। अब हम इसको पहले मैक्सिमाइज कर रहे हैं कॉलम्स को। ओके, सो ये हमारा एक टोटल पूरा था ग्रिड। अब सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है जी आपकी सेल्स हो रही है यहाँ पे 28 जनवरी 450। लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट, 28 450 पे आपकी हो रही है सेल, 28 जनवरी पे आपकी सेल हो रही है एंड द नंबर यू हैव सोल्ड इज 450। सो रिमेंबर हमें जो COGS फाइंड करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू 450 यूनिट्स फाइंड करना है। व्हाई? बिकॉज वी हैव सोल्ड 450 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। So let's calculate the COGS, cost of goods sold. Remember we are using first method, first in first out, यानी जो इन्वेंट्री पहले आई थी वही इन्वेंट्री सबसे पहले आप सेल करेंगे। So let's start with 450 का हमारा टारगेट है, we have to reach till 450 टारगेट एंड हमें 450 यूनिट्स के लिए कॉस्ट मालूम करनी है। So सबसे पहले जो सबसे पहली इन्वेंट्री थी वो सबसे पहली आप सेल करेंगे जी। सबसे पहली इन्वेंट्री कौन सी थी? 1 जन वाली। आपने पहली जनवरी में से पूरे के पूरे 80 यूनिट सेल कर दिए। क्या प्राइस थी? कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 10। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड इन्वेंट्री आपने परचेज की थी 15 जैन पे। 15 जैन पे आपने पूरे के पूरे 100 यूनिट्स सेल कर दिए। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 12। लेट्स कम टू थर्ड परचेज थी 18 जैन पे। 18 जैन पे आपने परचेज किए थे 150, आपने पूरे के पूरे 150 सेल कर दिए। कॉस्ट कितनी थी? 13। अब यहां तक हम देखते हैं कि हम कितने अभी तक हमने यूनिट्स की कैलकुलेशन शो कर दी है, कितने यूनिट्स को हम इंक्लूड कर चुके हैं। अगर मैं देखूं इन तीनों को देखूं तो ये तीनों मिला के मेरे पास अभी होता है 330। 80, 100, 150 मेक्स 330, अ सम ऑफ 330। जबकि मेरा टारगेट क्या है सेल करने का? 450। मैंने 450 सेल किए हुए हैं तो मुझे कॉस्ट कितने की मालूम करनी है? 450 की, और अभी तक मैंने 330 की कॉस्ट इंक्लूड कर दी है। अब मुझे ये देखना है कि जी जो 24 जैन है, 24 जैन में तो 200 थे जो हमने यूनिट्स लिए थे, क्या हम पूरे के पूरे 200 यूनिट सेल करें? लेट्स सी कि 450 माइनस 330 हमें कितनी की और मजीद कैलकुलेशन करनी है। 450 माइनस 330, ओके। सो यानी अब मुझे सिर्फ मजीद 120 यूनिट्स की कैलकुलेशन शो करनी है। क्यों? क्योंकि 80 प्लस 100 प्लस 150 मेक्स 330। अभी तक 330 की मैं कैलकुलेशन शो कर चुकी हूँ। अब जो रह गए हैं वो रह गए हैं सिर्फ 120। जबकि 24 जैन की परचेज में हमने जो परचेज की थी इन्वेंट्री वो 200 थी, लेकिन हमने सिर्फ 120 बेचने हैं उस 200 में से। सो लेट्स डू दैट। 24 जैन है, हमने सेल कितने किए इसमें से? 120। कॉस्ट कितनी थी? 15। अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। रिमेंबर टोटल कॉस्ट के लिए आई टोल्ड यू
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। जी, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं देखूं, मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड सबकी कैलकुलेट हो गई हैं। अब इन दी एंड जब मैं इन चारों को प्लस करूंगी तो मुझे मालूम चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब अगर मैं इन चारों को प्लस करूं, यहाँ पे प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस फोर्थ, मेरे पास आ गई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज माय सीओ जीएस। ये मेरे पास आ गया मेरा सीओ जीएस, हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि जी मैंने वाकई में जितने यूनिट्स बेचे थे उतने ही यूनिट्स की मैंने कॉस्ट यहाँ पे शो की है, कहीं कम या ज्यादा की तो नहीं कर दी। लेट्स चेक, लेट्स वेरीफाई। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 450। यस, 450 एंड 450, ये 450 450 है दोनों, तो यानी हमने 450 की ही कॉस्ट यहाँ पे शो की है, मतलब हमने सही सीओजीएस यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब लास्ट में हमारे पास रह गया है कि जी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हमारे पास रह गई है। अगेन एंडिंग इन्वेंट्री के लिए क्या है, हम सेम किस्म का ग्रिड बनाएंगे। पहला होगा इन्वेंट्री परचेज, सेकंड होगा नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग, थर्ड होगा कॉस्ट पर यूनिट रिमेनिंग, लास्ट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग, या आप इसे अवेलेबल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं ताकि हमारे लिए आसानी हो। जी, आप अगेन देखिएगा, पहली जनवरी में कितने थे, 80, हमने पूरे के पूरे 80 यहाँ पे सेल कर दिए। सेकंड परचेज में 100 थे, हमने पूरे के पूरे 100 सेल कर दिए। थर्ड परचेज में 150 थे, हमने पूरे के पूरे 150 सेल कर दिए। बट फोर्थ परचेज में हमारे पास 200 थे, हमने सेल कितने किए हैं, 120। सो यानी 24th की परचेजेस में से हमारे पास कुछ यूनिट्स अब रह गए हैं। कितने रह गए हैं, 200 माइनस 120 गिव्स अस 80। सो ये कौन सी परचेज थी, 24 जैन। यूनिट्स कितने रह गए हैं, 80 रह गए हैं। कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 15 थी। अब अगर मैं देखूं, सेल करने के बाद मेरे पास मजीद एक और परचेज है, कौन सी है, 30th जैन। 30th जैन वाली परचेज में से हमने कुछ सेल किया है, नो वी हैवेंट। सो यानी मेरे पास 30 जैन के पूरे यूनिट्स अभी मेरी इन्वेंट्री में रह गए हैं। 250 यूनिट्स हैं, कॉस्ट कितनी है, 16। अब अगेन यू हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट रिमेनिंग। इसके लिए भी वही है, बिल्कुल सेम, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर यूनिट रिमेनिंग। इन दोनों को मैं जैसे ही टोटल करूंगी मुझे मिल जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। सो दिस इज माय एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। और मेरे टोटल यूनिट्स कितने रह गए हैं एंडिंग इन्वेंट्री में, 80 प्लस 250 gives me number of units remaining in ending inventory, and this 5200 shows cost of ending inventory। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं इससे, ठीक है जी। अब अगर आपको याद हो, हमने पहले वेरिफिकेशन कुछ की थी और इसमें अभी तक हमने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है। सो वी हैव टू वेरीफाई करने के लिए अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, हमने जैसे वहां पे शुरू में हमने पिछले क्वेश्चन में शुरू में हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स देखे थे, कितने शुरू में अवेलेबल हैं, और फिर हमने देखा था कि जी कितनी इनकी यूनिट्स की कॉस्ट है। यहाँ पे हमने ये शो नहीं किया था, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे शुरू में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं, ये हम किस तरह मालूम करेंगे, जितनी भी परचेजेज हैं या बिगनिंग इन्वेंट्री हैं आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि जी इस पूरे जनवरी के महीने में
कितने नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे आपके पास। सो यहाँ पे आ गया टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हमें बल्कि शुरू में करना था और हमने एक्चुअली ये किया नहीं शुरू में काम, बट हमें काम शुरू में करना था। ओके, अब मुझे देखना है कि जो 780 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल थे सेल के लिए, इन टोटल 780 की कितनी कंपनी को कॉस्ट पड़ी थी। अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, जो आपने यूनिट्स परचेज किए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसी की कॉस्ट पर यूनिट से। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ओके, इसमें क्योंकि डॉलर का साइन है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। लेट मी रिमूव डॉलर का यहाँ पे साइन। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई अगेन, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरह से मैं सबके लिए फाइंड आउट कर लूंगी। सबके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ये हम सबके लिए अप्लाई कर देंगे, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। जी, अब ये जितने भी मैंने यूनिट खरीदे हैं उन हर यूनिट के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट थी, ये सब मैंने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है उन यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स मी 800 के जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। जो 15 जैन को परचेज की है, 100 यूनिट खरीदे हैं, 12 हमारे पास उसकी यूनिट पर कॉस्ट थी, तो टोटल कितने पैसे पे किए थे इस परचेजेस के लिए, 1200 रुपए। ठीक है, $1200 सॉरी। अब अगर मैं इन सब का टोटल लूं, इन सबको प्लस करूं, तो मुझे मिलेगा 10,950। यानी 10,950 मेरे पास क्या है, इन सबको जैसे ही मैंने प्लस किया, जितनी भी परचेजेस थी, जितनी भी उनके लिए पेमेंट की थी या उनकी जितनी भी कॉस्ट पूरी थी टोटल, इन सबको मैंने एडअप किया तो मुझे अमाउंट मिलता है 10,950। ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हमने, अगर आपको याद हो, पिछले क्वेश्चन में शुरू में काम किया था हमने, और इसमें हमने ये काम पहले नहीं किया, दो वी शुड हैव डन इट। ठीक है, ओके, ये हमने पहले किया था तो आप लोग भी पहले कीजिएगा। एनीवेज, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे मेथड अप्लाई किया है। अब इफ यू रिमेंबर इन द एंड वी हैड टू डू अ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज की थी, कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने यहाँ पे सेल किए हैं और जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके यहाँ पे रिमेनिंग हैं इन द एंड, इन दोनों का टोटल मिला के इज इट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल इनिशियली और नो। Total number of units sold plus number of units remaining total, they both should be equal to total number of units available for sale initially which was 780। हम देखते हैं होता है नहीं होता है सेम। ये 450 प्लस 330 जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स रह गए थे, मैंने इन दोनों को जैसे प्लस किया आंसर आया 780। यहाँ पे भी 780 है, यहाँ पे भी 780 है, वेरीफाइड। यानी जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल मेरे पास पहले थे, नंबर ऑफ यूनिट्स बेच के और जो इन्वेंट्री में रह गए हैं वो दोनों इक्वल आ रहे हैं 780 के, मतलब हमने सही काम किया है। अब नेक्स्ट है हमें ये देखना कि जी ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है 10,950, ये क्या इक्वल है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड मतलब COGS प्लस जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अगर COGS प्लस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मिला के 10,950 के इक्वल आ जाता है तो मतलब आपने सही सॉल्व किया है। COGS प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल इनिशियली। ना इससे एक्सीड होगा ना इससे लेस होगा, इसके इक्वल होना चाहिए। सो लेट्स वेरीफाई इट। COGS 5750 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट 5200, इट्स इक्वल टू 10,950। और यहाँ पे भी मैं देखूं 10,950 मतलब वेरीफाइड एंड वी हैव डन राइट। अब इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे, हमारा सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। वी आर गोइंग टू मेक द सेम, we are going to use the same headings.
फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट? यस। सो सबसे पहले अब लास्ट इन फर्स्ट आउट में एज वी नो कि जो सबसे लास्ट में परचेज किया जाता है वो सबसे पहले सेल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें हम कौन सी इन्वेंट्री लेंगे कि जिसमें से हम सबसे पहले सेल करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द डेट्स हियर। यहाँ पे आपने सेलिंग की है 28 जनवरी को, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो लास्ट इन्वेंट्री हम पहले सेल करेंगे, सो यानी हम जो सेल करेंगे वो 30th जैन वाली इन्वेंट्री से करेंगे। बट नो, लॉजिकली ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम देखें यहाँ पे, जी जस्ट अ सेकेंड, जी यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें पूरे एक मंथ की इंफॉर्मेशन दी है कि इस पूरे मंथ में कब परचेजेज हुई हैं और कब आपने यहाँ पे सेल्स की है। अब एक चीज, जब मैंने सेल 28 जनवरी को की है तो जो 28 जनवरी तक या 28 जनवरी से पहले पहले जितना भी मेरे पास इन्वेंट्री होगी मैं सेल्स उसमें से करूंगी। जो इन्वेंट्री मैंने बाद में खरीदी है, 30 जनवरी को खरीदी है, मैं उसमें से सेल्स कैसे कर सकती हूँ? ठीक है। सो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द एंटायर डेटा ऑफ एंटायर जनवरी मंथ, और ये आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने कब क्या क्या खरीदा है, कब आपने सेल्स की है। ठीक है। रिमेंबर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जब आप सेल्स करेंगे आप अपना COGS और रेवेन्यू तभी आप अपना कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे लॉजिकली जब मैंने सेल्स 28 जनवरी पे की है तो मैं 30 जनवरी का सामान कैसे सेल कर सकती हूँ? मतलब जो मेरे पास चीज अभी तक आई ही नहीं है, जो मैंने चीज अभी तक परचेज की ही नहीं है, मैं उसको सेल कैसे करूंगी? ठीक है। सो यहाँ पे रिमेंबर डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने जिस डेट पे सेल की है उस डेट से पहले पहले जितने भी परचेजेस हैं, जितनी भी आपने इन्वेंट्री पहले पहले परचेज की है, आपने उसी पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड लगाना है। ये बात याद रखें, जिस दिन आपने सेल्स की है उस सेल्स से पहले पहले जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज की है उसी पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। जी, हम यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, द लास्ट परचेज बिफोर दिस सेल्स 28 जैन से पहले पहले जो सबसे लास्ट परचेज है वो कौन सी है? 24 जनवरी वाली। सो अगेन याद रखें, हमने जो यूनिट सेल किए हैं 450 है एंड वी हैव टू रीच टिल द टारगेट ऑफ 450। 28 से पहले जो लास्ट परचेज आपने की थी 24th, तो यानी आप सबसे पहले उसमें से सेल करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसमें से सेल करूं, सबसे पहले ये कौन सी परचेज है? 24 जैन। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं? 200। क्या कॉस्ट है? 15। अब हम आते हैं नेक्स्ट, 24 के बाद सबसे लेटेस्ट कौन सी है? 18 जैन वाली। कितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं? 150। क्या कॉस्ट है? 13। अब यहाँ पे हम पहले रुकेंगे, हम देखेंगे अभी तक कितने हमने टोटल यूनिट्स शो कर दी हैं और कितने रह गए हैं। 200 प्लस 150 मेक्स 350। कितने हमने सेल किए? तो 450, तो हमें कॉस्ट भी कितने की दिखानी है? 450 की। ये 350 है तो यानी अभी हमें मजीद 100 की कॉस्ट दिखानी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट परचेज। 18 जैन के बाद सबसे लेटेस्ट कौन सी थी? 15 जनवरी वाली। सो अब हम 15 जैन में से लेंगे। कितने यूनिट्स हैं? 100 रेडी थे और पूरे इधर भी 100 ही है, तो हम पूरे के पूरे 100 ले लेंगे क्योंकि हमें भी 100 की ही शो करनी थी और यहाँ पे भी 100 ही थे। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 12। अब सबसे पहले मैं देखूं क्या मैंने 450 पूरे कर लिए हैं। 200 प्लस 150 प्लस 100, यस, टोटल 450 की मैं कॉस्ट शो करने लगी हूँ। ये 450 है, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकालनी थी आपकी? अगेन याद रखें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड। तीनों के लिए यही चीज आ जाएगी एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ पे जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन तीनों को जब प्लस करेंगे 3000 प्लस 1950 प्लस 1200, इट गिव्स यू COGS of 6150।
This is your COGS. Let me highlight it. This is your COGS. अब COGS कॉस्ट मालूम कर ली, अब हमें मालूम करना है कि एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं और उस एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की कितनी कॉस्ट है। अगेन यहीं से हम हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, यही सेम हेडिंग्स आएंगी, यही सेम टेबल बनना है। इन्वेंट्री परचेज कौन सी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रिमेनिंग है, कॉस्ट पर यूनिट कितने रिमेनिंग है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे 24 जनवरी में हमने 200 यूनिट सेल किए हैं, यहाँ पे भी 200 थे, हमने पूरे के पूरे सेल कर दिए 24 जनवरी के। यहाँ पे भी 3 जनवरी के हमने पूरे के पूरे 150 यूनिट सेल कर दिए हैं। यहाँ पे भी 15 जनवरी के हमने पूरे के पूरे यूनिट सेल कर दिए हैं। अब आखिरी कौन सी बची है जिसकी हमने यूनिट सेल नहीं किए हैं, वो है बिगनिंग इन्वेंट्री। बिगनिंग इन्वेंट्री का हमने एक भी यूनिट सेल नहीं किया, तो यानी इसके ही यूनिट सारे रिमेनिंग रह गए हैं। अब यहां पे हम आते हैं, जी सबसे पहले हम बताएंगे कि जी फर्स्ट जैन के यूनिट्स हैं जो हमारे रह गए हैं। कितने यूनिट्स रह गए हैं, पूरे के पूरे 80। हमने इसमें से एक भी यूनिट सेल नहीं किया। उस 80 की पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 10 थी। अब इस 80 के अलावा और कौन से हमारे पास यूनिट्स रह गए हैं, 30th जैन वाले। ये जो सेल्स के बाद हमने परचेज किए थे 30th जैन वाले, ये भी तो यूनिट्स रह गए हैं। सो हमारे पास ये भी यूनिट्स हमारे पास रह गए हैं हमारी एंडिंग इन्वेंट्री में। इसमें से भी हमने एक भी सेल नहीं किया था। क्यों सेल नहीं किया था, क्योंकि सेल्स इससे पहले हुई थी, इसके बाद कोई सेल्स हमने की ही नहीं। जब सेल्स इसके बाद कोई की नहीं तो फिर कैसे इसमें से हम कोई सेल करेंगे। तो 250 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 16। अब अगेन यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट रिमेनिंग। सेम चीज हम नीचे वाले के लिए भी करेंगे जी। अब जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे 800 प्लस 4000 आपको मिल जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। 8000 प्लस 4000 गिव्स यू 4800। दिस इज योर एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। लेट मी हाईलाइट इट, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। और एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कितने रह गए हैं, 250 प्लस 80 गिव्स यू 330। ये एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल इनिशियली। सो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं जी। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे 450 प्लस 330 इट्स 780। 780 इक्वल टू 780 वेरीफाइड। गुड। अब हमें दूसरी चीज क्या वेरीफाई करनी है कि COGS प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल इनिशियली। लेट्स वेरीफाई इट। COGS कॉस्ट प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट makes 10,950. 10,950 equal to 10,950 equal है दोनों, means verified. We are moving on to last method which is weighted average cost method. यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। आपको याद होगा weighted average cost method के लिए there will be no table, it's all based on the formulas. सबसे पहले weighted average cost का मतलब ये है कि जो भी मैं यूनिट्स सेल करने लगी हूँ उसकी मैंने कितनी एवरेज एक प्राइस सबको मिला के पे की थी, सबका एवरेज निकाल लेना है। जितने भी यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे उनकी एवरेज प्राइस कितनी होनी है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, वैसे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल इस पूरे एंटायर जनवरी के मंथ में 10,950 थे, ठीक है। लेकिन जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे लगाएंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए हम ये कहते हैं कि जी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल जितने आपके
थे और उनकी टोटल आपके पास कितनी कॉस्ट थी। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, यहाँ पे आपने ये देखना है कि सेल से जो पहले पहले आपके पास इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, आपने उस इन्वेंट्री की वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट निकालनी है। याद रखें, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर आपके पास सेल्स की डेट से पहले पहले जितनी भी इन्वेंट्री है, जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज की थी, आपने उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है। उसके वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेल से पहले पहले कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे और उन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल की कितनी कॉस्ट थी। वापस रिपीट कर रही हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के लिए आपने ये देखना होता है कि जो भी आप एवरेज प्राइस निकालते हैं वो किसकी बेसिस पे निकालते हैं, जो भी उस सेल्स डेट से पहले पहले आपने इन्वेंट्री परचेज की है या आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, उसकी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। सो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए उस सेल्स डेट से पहले पहले जितने भी यूनिट्स अवेलेबल थे सेल के लिए और जितनी उनकी कॉस्ट थी, वो दोनों चीजें आप वेटेड एवरेज प्राइस के लिए इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। हमने कब सेल की है जी? 28 जनवरी पे सेल की है। अब हम देखेंगे इस 28 जनवरी से पहले पहले कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल थे सेल के लिए। वो कौन से हैं? 1 जन से लेके 24 जन तक के। 80 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200, ये है यूनिट्स जो मेरे पास 28 जन से पहले पहले अवेलेबल थे सेल के लिए। ये कितने बनते हैं? 530। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे जी 530। अब ये जो 530 यूनिट्स अवेलेबल थे 28 जनवरी से पहले पहले, इनकी कितनी कॉस्ट थी? यहाँ पे हमने कॉस्ट सबकी कैलकुलेट की हुई है। 1 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक कितनी कॉस्ट बनती है जो हमारे पास थी अवेलेबल यूनिट्स की? 6950, 800 प्लस 1200 प्लस 1950 प्लस 3000 gives me 6950. So this is 6950 जी। अब इसके बेसिस पे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट मालूम करेंगे। 6950 डिवाइडेड बाय 530 gives me the weighted average cost of 13.113। याद रखें 3 डेसिमल आप प्लेसेस तक लेंगे, यहाँ पे हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे, 10 डेसिमल प्लेसेस तक कम मत लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने पास वेटेड एवरेज कॉस्ट मालूम कर ली है। अब मैं यहाँ पे अपना मालूम करूंगी COGS। COGS मालूम करने का फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ये बहुत आसान मेथड, अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट सही मालूम कर लें तो हमें और मजीद कोई काम ही नहीं करना जी। वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है सबसे पहले आपकी? 13.113 और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल कितने किए हैं 28 जनवरी पे? 450। ये आपको मिल गई आपका COGS which is 5901। Let me highlight it. Your COGS is 5901। किस तरह से मिला है? Weighted average cost multiplied by number of units sold. अब similarly we have to find ending inventory. Ending inventory क्या है? Weighted average cost multiplied by total number of units remaining. Okay जी। सो वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट आपकी कितनी है? अगेन 13.113 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स रह गए हैं जी। अब आपको यूनिट्स देखने हैं कितने रह गए हैं। आपने यूनिट्स कितने सेल किए हैं? 450। यहाँ पे कितने अवेलेबल थे आपके सेल के लिए? सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपने टोटल सेल कितने किए? 450 और अवेलेबल थे कितने आपके पास? 530। अगेन याद रखें हम 28 जन से पहले पहले बात करें। 28 जन से पहले पहले कितने अवेलेबल थे? 530 और सेल कितने किए? 450।
यहाँ पे हम देखते हैं जी 530 माइनस 450 यानी कितने यूनिट्स रह गए 80। सो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग विच आर 80 is equal to 1049. So our ending inventory cost is 1049. Let me highlight it. जी अब यहाँ पे COGS तो आपका जी आ गया है 5901। अब इस एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके पास आ गया जी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग मेरे कितने थे 1049। कॉस्ट कितनी थी 80 यूनिट्स रिमेनिंग थे, उनकी कॉस्ट थी 1049। ठीक है, अब इन 80 यूनिट्स के अलावा यहाँ पे मैंने कर ली है कैलकुलेशन जो मेरी सेल से पहले पहले यूनिट्स थे। सिंस हम एंडिंग ऑफ द जैन में भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनवरी के एंड तक कितने हमारे पास यूनिट्स रह गए हैं। सो मैंने 28 जैन के बाद एक और मैंने परचेज की थी और वो कितनी थी 30th जैन। 30th जैन पे जो मैंने परचेज की थी कितने यूनिट्स परचेज किए थे 250 पर यूनिट। कॉस्ट कितनी थी 16 और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 4000। सो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री में मेरे पास ये भी आएगा units available from 30th Jan purchase. Sorry, this is cost of units available from 30th Jan purchase. और वो कितनी है 30 जैन को आपने कितने यूनिट्स परचेज किए थे 250 पर यूनिट। कॉस्ट कितनी थी 16 और टोटल कॉस्ट कितनी थी 4000। सो यहाँ पे आप 4000 लिखेंगे और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट विच इज इन दोनों को हम प्लस कर देंगे यहाँ पे 1049 प्लस 4000 जी। सो 5049 इज योर एक्चुअल एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। अगेन रिपीट कर रही हूँ एंडिंग इन्वेंट्री के लिए COGS तो आसान था, एंडिंग इन्वेंट्री के लिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग कौन से थे जो आपकी सेल से पहले पहले नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग थे। सेल्स आपने की थी 450, टोटल यूनिट्स अवेलेबल आपके पास कितने थे 530। ये सेल से पहले पहले 28 से पहले पहले जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे अवेलेबल वो 530 थे। 530 माइनस 450 गिव्स यू 80। सो जब आपने यहाँ पे 80 को और वेटेड एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया आपको मालूम चल गया जी 1049 एंडिंग इन्वेंट्री है। किसकी एंडिंग इन्वेंट्री है जो सेल से पहले पहले जो इन्वेंट्री मौजूद थी उसकी एंडिंग इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट है। फिर आपने बोला कि सिंस में जनवरी के मंथ एंड तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने रिमेनिंग यूनिट्स हैं और कितनी उसकी एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट है। सो मैंने सेल्स के बाद भी कोई परचेज की थी, कौन सी परचेज की थी 30 जनवरी को परचेज की थी। 30 जनवरी को जो मैंने परचेज की थी उसकी कितनी टोटल कॉस्ट थी 4000। सो यहाँ पे 4000 प्लस 1049 गिव्स मी 5049। ये टोटल मेरी एंडिंग इन्वेंट्री है। और अगर मैं देखूं मेरे पास ये कॉस्ट आ गई एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट है। अगर इसी तरह से मुझे यूनिट्स मालूम करने हो कि एंडिंग इन्वेंट्री के मेरे पास यूनिट्स कितने रह गए थे। सो यहाँ पे हमने मालूम किया था कि 80 यूनिट्स रह गए थे। रिमेंबर 530 माइनस 450 गिव्स मी 80 यूनिट्स। यहां से मेरे पास 80 यूनिट्स रह गए थे और 30 जैन की परचेज में से कितने यूनिट्स थे 250। सो 250 प्लस 80 गिव्स मी 330 यूनिट्स। ये एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स है और ये एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट है। अब अगेन एंड में हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग इन द एंडिंग इन्वेंट्री शुड बी इक्वल टू 780। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने सेल किए थे 450, यहाँ पे 450 से आपने मल्टीप्लाई किया था, देखिएगा 450 आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो जी 450 प्लस 330 गिव्स मी 780। 450 प्लस 330 780 इक्वल टू 780। वेरीफाइड, ग्रेट।
अब हमें मालूम करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 10,950. Let's verify it. COGS कितना है 59. COGS आपका ये रहा 5901 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट टोटल कितनी है 5049. इट्स इक्वल टू 10,950. 10,950 इक्वल है यानी वेरीफाई हमने कर दिया यहाँ पे. So this was it. This is how we solve. बट याद रखें इस क्वेश्चन में सेल्स की डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एंड यू हैव टू फोकस ऑन दी डेट.